वेलकम बैक टू फाथन रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल के इलेक्शन के बारे में। एक नई वीडियो हमारे पास आई है, चाइना इज फंडिंग इन नेपाल इलेक्शन, चाइना इन्फ्लुएंस इन नेपाल। अब जानते हैं कि क्या सच में चाइना फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे प्यारे दोस्त जय नेपाल यूट्यूब चैनल की वीडियो है, आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि हम देखेंगे कि सच में फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। वो इस वीडियो में जरा क्लियर से पता चल जाएगा कि फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, फिर आपके साथ भी शेयर कर। मार्कस एंड्रोपोलिस जो कि एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी हाल ही की रिसर्च में ये दावा किया था कि चाइना का जो इंटरेस्ट है नेपाल में, नेपाल की लोकल लेवल पॉलिटिक्स में और नेपाल के पॉलिटिक्स में फंडिंग में काफ़ी बढ़ता जा रहा। 2017 में एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें दोस्तों चाइना ने साफ साफ दोस्तों नेपाल को फंड किया था लगभग 1 बिलियन रुपीज़ का, वो भी नेपाल के लोकल लेवल इलेक्शन के लिए। इसके अलावा आपको बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, कि जो कि चाइना का साफ साफ नेपाल की पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट बता दिया रही है। और नेपाल की पॉलिटिक्स में क्या चाइना की फंडिंग है, उससे रिलेटेड भी कई आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सब जितनी भी बातें हैं उनका खंडन करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार नेपाल की पॉलिटिक्स में या फिर नेपाल का जो हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, जिसमें दोस्तों प्रमुख पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि यहाँ प्रचंड की बात करेंगे हम, या केपी शर्मा ओली की बात करेंगे। एक तरफ है कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, जिसमें देवबा अभी प्रधानमंत्री हैं। तो आखिरकार चीन का इन्फ्लुएंस यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ क्यों होता है और चीन आखिरकार क्यों चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में से ही कोई नेपाल का आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बने। तो पूरी हम इस वीडियो में रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। इसमें पूरा का पूरा हम एनालिसिस कर जाएंगे कि चाइना का आखिरकार इंटरेस्ट किस चीज़ में है, नेपाल में कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, चाइना की फंडिंग है या नहीं। चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय नेपाल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ था। पॉलिटिकल चेंज इन द सेंस ऑफ, यानी दोस्तों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनके साथ थे प्रचंड, पुष्प कमर दाहाल प्रचंड। इनकी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल पर राज कर रही थी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, नेपाल में इनका बोलबाला था। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही बात उन दोनों के बीच में हुई थी। केपी शर्मा ओली प्रचंड के बीच में ये बात हुई थी कि 2.5 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे, 2.5 ईयर प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे। लेकिन दोस्तों 2.5 साल होने के बाद केपी शर्मा ओली ने बोला, प्रचंड जी हम आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और नेपाल में पूरी तरह से दोस्तों पॉलिटिकल चेंज आ गया। प्रचंड अलग अपना धड़ गए और यहाँ बात करें केपी शर्मा ओली, उन्होंने अलग कर लिया। दोनों ने अपनी चीज़ों को अलग कर लिया और आखिरकार मेजोरिटी चली गई। तो आखिरकार नेपाल में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? तो नेपाल में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस उस समय आ गया। तो इस समय कौन आना चाहिए था? सही, कई लोग बोलते भारत का इन्फ्लुएंस बड़ा नेपाल की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल 100% भारत का इन्फ्लुएंस नेपाल की पॉलिटिक्स में है। लेकिन इस इंसिडेंट में साफ जाहिर हो गया था कि चीन का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा नेपाल की पॉलिटिक्स में हो चुका। इस समय दोस्तों इसी इंसिडेंट जब ये हो रहा होता है, इसी के बीच दोस्तों नेपाल में जो चाइना के एम्बेसडर है हू यांकी, ये क्या करती हैं, नेपाल के टॉप पॉलिटिशियन से मिलती हैं। ये केपी शर्मा ओली से मिलती हैं, ये नेपाल के प्रेसिडेंट तक से मिलती हैं, ये प्रचंड से भी अलग मीटिंग करती हैं। नेपाल में जब इन कम्युनिस्ट पार्टीज़ के बीच में आपस में लड़ाई चल रही होती सत्ता को लेकर, तो चाइना फुल एक्टिव हो जाता है। चाइना फुल एक्टिव होकर ये चाहता है कि कुल मिला के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको बरकरार ना रखा जाए और नेपाल में वापस से दोनों पार्टी मिलकर अपनी सरकार कुछ तरह का समझौता हो जाए। तो आखिरकार नेपाल में चाइना के एम्बेसडर ने चीन की तरफ से बहुत सजेशन आया, बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन केपी शर्मा ओली नहीं माने और आखिरकार ये सरकार गिर गई। लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंस की वजह से ये साफ जाहिर हो गया कि चीन का नेपाल की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया है और भारत के लिए एक प्रकार से खतरे की घंटी बन चुका। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार चीन क्यों चाहता है नेपाल में इतना इन्फ्लुएंस करना? तो कोई जग जाहिर बात नहीं है। नेपाल है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर। इसके अलावा दोस्तों नेपाल है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसके अलावा भारत का एक बहुत पुराना दोस्त है नेपाल। कुल मिला के दोस्तों यहाँ बात करेंगे जो चीन चाहता है। चीन कुल मिला के हर देश में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है और भारत का जो दोस्त हुआ वो चीन का कुल मिला के भारत से वह नेपाल को कुल मिला के बात करेंगे जो भी भारत से डिपेंडेंसी नेपाल की है उसको अलग करके अपने पाले में लेना चाहते हैं। क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप कितना भी लीपापोती करना चाहें, लेकिन रियलिटी यही है। अब इससे भारत कंसर्न में है, इंडिया कंसर्न में है कि चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार चीन किस पार्टी को सपोर्ट करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा। तो मैंने अभी तक जो भी
रामायण कही है, इसका सीधा सार यही है कि चीन इन दिस सेंस सीधी सीधी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है। अगर हम नेपाल की बात करें तो 2008 के बाद जब नेपाल में डेमोक्रेसी पूरी तरह से आई, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे 11 यानी 11 सरकारें बदल चुकी हैं। नेपाल में 11 सरकार बदल चुकी है। कितने ईयर्स में? मात्र बात करेंगे 12 ईयर्स में। 14 ईयर्स में नेपाल में 11 सरकार, यानी एक भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, तो नेपाल में ज्ञानेंद्र शाह का जब रूल था उस समय 2000 इन सब के बाद में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस नेपाल में काफ़ी बढ़ता गया। जो आइडियोलॉजी थी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो कि किस प्रकार से बोलेंगे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो नेपाल में लगातार बढ़ती गई और इसको काफ़ी पॉपुलर लोग भी मिले, काफ़ी सपोर्ट भी मिला। लोगों को लगा कि ये एक अलग से रेवोल्यूशन लाएंगे और नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल के डेवलपमेंट में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह निकले और नेपाल में जैसे लोग दूसरा काम करते हैं वैसे इन्होंने काम किया। तो लोगों की जितनी भी उम्मीदें थी, कम्युनिस्ट लोगों की, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था डेमोक्रेसी को लाने में या राजशाही को हटाने में, उन सब के साथ भी कहीं ना कहीं ये पार्टियों ने एक कहा गया, न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया, लोगों ने कहा गया और कुछ लोग आवाज़ों को दबाया भी गया कि इनके साथ गलत हुआ है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिरकार चीन का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल की पॉलिटिक्स में, क्या 2022 के जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है क्या उसमें है? तो आपको क्लियरली मैं बता दूं, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यहाँ क्लियर बताना चाहता हूँ, इसका आप कहीं से प्रूफ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, आप कितना भी कर लें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो होती है आपको प्रूफ इकट्ठा करने नहीं देती है। मीडिया पर इनका कंट्रोल रहता है, इसके अलावा अलग अलग जगह पर कंट्रोल रहता है। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि इंडिया सपोर्ट करेगा कुल मिला के नेपाली कांग्रेस को, आप कुछ भी कर लें। केपी शर्मा ओली प्रचंड को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर पॉलिटिकली अभी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना होगा। चीन की हम बात करेंगे तो चीन सपोर्ट करेगा केपी शर्मा ओली को, प्रचंड को, ये क्लियर बात है, आप कितना भी इसमें कर लें। तो यहाँ ये दो पार्ट हैं और इन दोनों कंट्रीज़ का नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर है और ये बिल्कुल है। हम बात करेंगे फाइनेंशियल तौर पे, बिल्कुल हो सकता है। हाल ही में आप देखेंगे इंडिया ने नेपाल के इलेक्शन के लिए कुछ 60 गाड़ियाँ जो होती हैं उनको दिया। हाँ, ये एक केयर हो सकती है, चलो आपके इलेक्शन हो रहा, मदद कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिंबल है केवल, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिला के हम इस चीज़ का कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं बता सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं बता सकते, लेकिन अब क्लियर माइंडसेट से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। और नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नया प्लेयर जो पिछले 5 सालों से लगातार एक्टिव है, चाइना, वो आ चुका है। नेपाल की पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में, फाइनेंशियल पॉलिटिक्स में सभी तरह से चीन इंटर हो चुका है। तो यहाँ अब नेपाल को कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, इनके पॉलिटिशियन को समझना पड़ेगा कि अब आप दो सुपर पावर के बीच में आपको क्या बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, क्या चाइना नेपाल में फंडिंग कर रहा है इलेक्शन में या इंडिया फंड कर रहा है इलेक्शन में? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे नमस्कार। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वीडियो के एंड में कि यार नेपाल के अंदर चाइना भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि चाइना कोशिश करेगा केपी ओली शर्मा की पार्टी को सपोर्ट करे और जो दूसरी पार्टी वो शेर बहादुर युवा उनकी पार्टी को सपोर्ट करे। उसकी वजह ये कि केपी ओली शर्मा एंटी इंडिया बात करते, वो इंडिया के खिलाफ बात करते, जबकि दूसरी जगह देखे जाए शेर बहादुर जो है वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर भी वो इंडिया का साथ देके और चाइना के खिलाफ तो नहीं, खैर हम ये कह सकते कि थोड़ा उनके साथ रिलेशन बेटर नहीं करना चाहते। अब ये फंडिंग की बात जहां तक आ रही है तो दोनों कंट्री जो है ना, चाइना और इंडिया, दोनों का इन्फ्लुएंस इस कंट्री के अंदर है, वो 110% जाहिर होता है। को एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया ने इनको तकरीबन 200 गाड़ियां दी थी, इंडिया से नेपाल आई थी क्योंकि वो इलेक्शन के लिए दे रहे, और उन्हीं दिनों में चाइना ने नेपाल को कुछ इलेक्ट्रिक बसेस भी दी थी। वो बसेस की कहानी तो अलग है, अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यार चाइना और इंडिया दोनों इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया के अंदर, और फंडिंग हो रही है, और ये फंडिंग काफी बड़े मात्रा और काफी बड़ी तादाद में हो रही है। और ये दोनों कंट्रियां जो है ना आपस में लगी हुई है, चाइना भी लगी हुई है और इंडिया भी लगी हुई, ताकि वो चाहती है कि हमारे दोनों चाहती है कि भाई हमारा, आप मुझे बताइएगा कि फंडिंग हुई है नहीं हुई, आप खुद मुझे बता सकते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।